हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे और हमारा चैनल्स को सब्सक्राइब करके और हमारे चैनल को फॉलो भी कर रहे होंगे। और इसमें जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है आप उससे अच्छा नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे और घर बैठे बैठे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों ने लिया है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 का ओम्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले ओम्स लॉ के बारे में समझते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। पहले उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसका मैथमेटिकल टर्म निकाल के उसको मैथमेटिकली भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या है ओम्स लॉ। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वन बाय वन इसको जब समझने की कोशिश करते हैं कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों बताया गया है। ये देखिए यहाँ पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों बताया गया है। इसीलिए बताया गया है कि क्योंकि जो ओम्स लॉ है वो रेजिस्टिविटी के लिए ही बना है, रेजिस्टिविटी का ये लॉ है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है। तो पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर मींस कंडक्टर का कितना लेंथ है। तो जितना ज्यादा लेंथ होगा कंडक्टर का उतना ही रेजिस्टिविटी क्या होगा, हाई होगा। जितना कंडक्टर का लेंथ होगा रेजिस्टिविटी उतना ही हाई होगा। दूसरा टेम्परेचर, अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा। वो क्यों बढ़ेगा वो भी हम लोग आगे देखेंगे, या अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी हम इसको भी डिस्क्राइब कर देते हैं, शॉर्ट में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर से रेजिस्टिविटी का क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो एक सपोज कीजिए कि ये कोई एक कंडक्टर है। ठीक है, और आप लोग को पता है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, रैंडम डायरेक्शन में मूव करता रहता है। रैंडम डायरेक्शन मींस इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, ये किसी न किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, इसका कोई अपना डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, करंट किस तरह से किस तरह की तरफ फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं, इसका अभी ओपन सर्किट, अभी इस पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ओपन सर्किट है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर का रैंडम मूव करेगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही इस पे करंट अप्लाई कर दिया गया, यानी स्विच को ऑन कर दिया गया, तो क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, एक पोटेंशियल लगेगा और ये सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक दिशा में अरेंज हो जाएंगे, यानी सबका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ हो जाएगा। और इसी तरीके से ये चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे कैरी करने लगेगा। ठीक है, यानी अगर आप इसको मान लीजिए ए इंड है और ये बी इंड है, तो जैसे ही पोटेंशियल लगे, पोटेंशियल मींस क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये समझिए कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये जब एनर्जी लगा इसके ऊपर तो सारे इलेक्ट्रॉन जो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे रूम टेम्परेचर पे, वो सारे एक डायरेक्शन में आके पॉजिटिव टू नेगेटिव और इस तरह से करंट का फ्लो होने लगा। लेकिन अब इस कंडीशन में आप ये देखिए कि अगर हम लोग इसको टेम्परेचर दे देते हैं, यानी हीट कर देते हैं। ठीक है, हीट इसके ऊपर देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, एक्सटर्नल एनर्जी यहां से लगेगा। ठीक है, और ये क्या होगा, जैसे जैसे इसको हीट करेगा, जितने भी एरिया को ये हीट करना शुरू करेगा, वहां का क्या करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन्स फिर से उसी डायरेक्शन में भागना शुरू करेगा, रैंडम डायरेक्शन में। उसका ये जो एक ए से बी की तरफ का जो फ्लो है, यानी हायर से लोअर तरफ का जो फ्लो है, वो क्या होगा, अवरोध पैदा होगा उसमें। उतनी दूर के इलेक्ट्रॉन फिर क्या होगा, रैंडमली भागना शुरू करेगा। जैसे अभी
अब आप हाथ है आपका जल जाएगा, हाथ जलेगा तो क्या होगा, झटकेंगे ना। उसी तरह से क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागना शुरू करते हैं। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर पूरे बॉडी में फैलेगा, उसी तरह से वैसे वैसे ये सारा जो इलेक्ट्रॉन है जो कि एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वो सब रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर इधर उधर इधर उधर सब भागना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, जो करंट है तो क्या करंट फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे ये हीट होगा वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस भी, यानी क्या होगा, अवरोध पैदा हो गया। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का जो एक डायरेक्शन था फ्लो होने का, वो अब वो डायरेक्शन खत्म हो गया, वो डायरेक्शन ही बंद हो गया। तो क्या होगा, इससे करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इसका रेजिस्टिविटी हाई हो जाएगा, यानी ये इंसुलेटर के जैसा फॉर्म, इंसुलेटर के जैसे ये बन जाएगा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर से भी डिपेंड करता है। तीसरा नंबर क्या है, थिकनेस। तो थिकनेस ऑफ कंडक्टर से रेजिस्टिविटी का क्या रिलेशन है। तो आप एक चीज ये मान के चलिए कि ये एक पाथ है, एक पुल है, ठीक है, ब्रिज है, इसको आप ये समझिए कि एक ब्रिज है और कुछ लोगों को इस ब्रिज को पार करना है। तो ये दो ब्रिज है, एक ब्रिज पतला ब्रिज है और एक ब्रिज छोटा है, पतला है और एक चौड़ा ब्रिज है, और बहुत सारे लोगों को जाना है इस पे। तो अगर ब्रिज पतला रहेगा तो ज्यादा लोग एक साथ जा पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर इस ब्रिज को और चौड़ा कर दिया जाए, या सड़क है, सड़क को चौड़ा कर दिया जाए, तो बहुत सारे लोग एक साथ इसके ऊपर जा सकेंगे। तो इस पे इसका एग्जांपल मैंने क्यों दिया, ये इसीलिए दिया क्योंकि जितना क्रॉस एरिया, थिकनेस मतलब क्या है कि क्रॉस एरिया, ये जो एरिया है ये जितना ही बड़ा रहेगा उतना ही करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो ज्यादा फ्लो करेगा तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी घट जाएगी, यानी थिकनेस जितना ज्यादा होगा रेजिस्टिविटी उतना ही कम हो जाएगी। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझिए। थिकनेस अगर ज्यादा होगा, इधर से थिकनेस ज्यादा होगा तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो फ्लो करने का जो पाथ है वो पाथ अब चौड़ा हो जा रहा है, उसको ज्यादा पाथ मिल रहा है जाने के लिए, इसलिए भगदड़ नहीं मच रहा है। जब भगदड़ नहीं मचेगा तो रेजिस्टिविटी यानी जो अवरोध है आपस में वो कम हो जाएगा, यानी रेजिस्टिविटी घट जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट है चौथा नंबर, नेचर ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल के नेचर पे कैसे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। तो अगर आपने अभी पिछले क्लास में पढ़ा होगा इंसुलेटर और कंडक्टर, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर मींस मटेरियल कैसा है, जो मटेरियल हम लोग कंडक्टर के लिए यूज कर रहे हैं, जो वायर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, वो किस टाइप का मटेरियल है। ठीक है, तो जिसमें जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही गुड कंडक्टर होगा, उसकी रेजिस्टिविटी उतना ही कम होगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग रेजिस्टिविटी के चार्ट में अगर जाके आगे देखेंगे तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद भी और भी कोई दूसरा मेटल आता है। तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है। जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला मटेरियल होगा उतना ही ज्यादा अच्छा वो कंडक्टर होगा, उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग फिर से आ जाते हैं इस डेफिनेशन पे, और इस डेफिनेशन से इक्वेशन निकालकर देखते हैं कि ये आखिर हम लोग इसको न्यूमेरिकली कैसे इसको देख सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि करंट flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its, means I, करंट को I से डिनोट करते हैं, is directly proportional to the potential difference, जिसको कि हम लोग V से डिनोट करते हैं। और ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, V is directly proportional to I। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इस सिंबल का यानी प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू आर। ठीक है, I इंटू आर, where I is the current flowing through the conductor। ठीक है, एंड R क्या है, R is the constant for resistance। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। ठीक है, अब इससे हम लोग दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टिविटी। ठीक है, एक फॉर्मूला हो गया, इसको भी नोट कर लेना है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आएगा। दूसरा चीज क्या होगा, R इज इक्वल टू V बाई I। ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V बाई करंट। ठीक है, तो इसको रेजिस्टिविटी को हम लोग न्यूमेरिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस मैथमेटिकल इक्वेशन से, तो इसको लिखेंगे, इसको आप देखिएगा, R फॉर रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टिविटी इज, या इसको लिखते हैं रेजिस्टिविटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड current flowing across the ends of the conductor। ठीक है, अब यहां से देखिए कि दूसरा डेफिनेशन निकल के आ गया सामने, रेजिस्टिविटी का भी निकल के आ गया और पोटेंशियल डिफरेंस का भी आ गया। ठीक है, हमको लग रहा है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको आगे हम मिटाएं या तो फिर और हम नीचे लिख दें। ठीक है, चलिए, V निकल गया, R निकल गया, अब I निकाल के देखते हैं। I मींस करंट, तो करंट क्या हो गया, करंट को जब यहां लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहां चला आएगा, यानी V बाई R हो जाएगा। ये आपका तीसरा फॉर्मूला निकल के आ गया सामने करंट निकालने का। जब तो करंट निकालेंगे जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टिविटी दिया रहेगा, तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, लेकिन अब इस फॉर्मूला से आपको क्या निकल के सामने आ रहा है, करंट, क्योंकि हमारा यहाँ तो ये बताया गया है, करंट फ्लोइंग थ्रू the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। तो यही वाला तो है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से क्या समझ में आया कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर करंट को बढ़ाएंगे तो सेम रेशियो में वोल्टेज भी बढ़ जाएगा और रेजिस्टिविटी के रेस्पेक्ट में इसको देखेंगे तो क्या होगा कि जब रेजिस्टिविटी को डबल करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगा उसका, आधा, क्योंकि ये क्या है, नीचे में है, डिनोमिनेटर पार्ट में है। उसी तरह से अगर करंट को डबल करेंगे
तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, हाफ हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स में। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि ये हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। तो लिख देते हैं फ्रॉम दिस। तो सबसे पहला क्या हो गया, करंट इज डायरेक्टली proportional to the potential difference, directly proportional to the potential difference across its ends। दूसरा क्या आ गया, सामने निकल के रेजिस्टेंस और करंट के बीच का क्या रिलेशन निकल के आया सामने, करंट या ये लिखते, करंट नहीं लिखते, रेजिस्टेंस लिखते हैं। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी तो उसका प्रॉपर्टी हो गया, हम लोग लिख देते हैं रेजिस्टेंस इज that is inversely proportional, ऐसा लिख देते हैं हम लोग, resistance is inversely proportional to the current, to the current means, अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि जब रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे तो क्या होगा, करंट डबल हो जाएगा, ठीक है। और जब करंट को हाफ करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। और करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, इसका एक अलग VI कैरेक्टरिस्टिक है, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ है, जो कि हम लोग इस फॉर्मूला के थ्रू शो करने की कोशिश करेंगे अभी, चलिए ठीक है। तो जैसा कि हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ाया था और उसमें ये डिफाइन किया था कि R इज इक्वल टू, इसको इधर साइड में लिखा है, ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। R इज इक्वल टू V/I, ये जो है ना V और I का जो ग्राफ है वही हम लोग को प्लॉट करना है, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ना है, रेजिस्टिविटी का ग्राफ निकालना है। इसको कैसे, कुछ पॉइंट दिया हुआ है और इस चीज को V/I का मतलब क्या, वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ निकालना है। इस चीज को कैसे समझेंगे, इस सर्किट के थ्रू भी इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं, इन लैबोरेटरी लैब में भी इसको करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस सर्किट को समझ ले कि सर्किट में आखिर है क्या, और इसी सर्किट से एक्सपेरिमेंटली भी हम लोग देखेंगे और थ्योरेटिकली भी देखेंगे कि हम लोग V और I का ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं, जो जिसका कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इस सर्किट को जरा सा समझिए, जो कि नॉर्मली हम लोग देखते आ रहे हैं। इस सर्किट को एमीटर लगा हुआ है क्योंकि इसमें करंट भी आपको देखना है और वोल्टेज भी देखना है, करंट भी देखना है और वोल्टेज भी देखना है, इसलिए हमने इसमें एमीटर भी लगाया है और वोल्ट मीटर भी लगाया है और लोड भी लगाया है। लोड क्या है, रजिस्टर है R, ठीक है। यहाँ पे क्या हमने एक नया चीज लगाया जो कि अभी हम इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था, ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस जिसको कि हम लोग वैरी कर सकते हैं। इसको हम लोग ने जो अभी पढ़ा था, देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं। इस तरह का जो हमने डायग्राम बनाया था वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए, ये भी था और इस तरह से भी हम लोग उसको डिनोट हम लोगों ने किया था, जो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। बस वही चीज है, इसको हम लोग रियोस्टेट भी बोलते हैं क्योंकि ये स्लाइड करता है। और इससे फायदा क्या होता है, मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में
कि अगर इस रेजिस्टेंस यानी ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर 0 to 100 ओम है, ठीक है, 0 to 100 ओम है, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस 0 ओम से लेके 100 ओम तक बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोला जाता है। फिक्स रेजिस्टेंस जो हमने पढ़ा था, ये फिक्स नहीं है, ये रजिस्टर वेरिएबल है। फिक्स रजिस्टर का क्या हम लोग ने निकाला था, ये है ना, इंड ए है और ये इंड बी है, ये क्या है, फिक्स्ड रजिस्टर। लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये क्या है, वेरिएबल है, यानी आप इस तरह से लगा दीजिए, ये क्या है, स्लाइड कर रहा है, मतलब आप किसी भी पॉइंट पर आगे पीछे कर सकते हैं इसको। ये फिक्स नहीं रहेगा, ये वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी हमने देखा था, ये इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी इसको हम लोग दिखाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे पावर सोर्स है, एमीटर। आपको पता है कि एमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज होता है और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, और वोल्ट मीटर लोड के या किस सर्किट के पैरेलल में हम लोग लगाते हैं ताकि उसका हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकें, ठीक है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मींस पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक ग्राफ लेंगे, जो ग्राफ पेपर आपके पास होता है, एक्स वाई एक्सिस पे इसको करेंगे। यहाँ पे 0 बना दीजिए और 1 2। एक क्वेश्चन इसमें लिया गया है, द वैल्यू ग्राफ निकालने के लिए किसके किसके बीच, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच, ठीक है। तो इसको एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है और इसी क्वेश्चन से हम लोग एक ग्राफ भी बनाएंगे और इस सर्किट से उसको एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे, ठीक है। तो करंट का भी कुछ वैल्यू दिया है यहाँ पे, जैसे 0.05 एम्पियर, 0.10 एम्पियर, 0.20 एम्पियर, 0.30 एम्पियर एंड 0.4 एम्पियर, ये 40 एम्पियर, 0.40 एम्पियर, ठीक है। उसी तरह से वोल्ट का भी दिया हुआ है, 0.85 वोल्ट, 1.7 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड 6.8 वोल्ट। तो इसमें क्या हम लोग जब करंट और वोल्टेज के बीच का जब हम लोग ग्राफ निकालेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग क्या रखेंगे, चलिए जरा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो ग्राफ एक बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो ये ज्यादा क्लियर होगा। तो ये क्या है, वोल्ट, ठीक है, और ये क्या है इधर, आई करंट, ठीक है। इसको भी जो ग्राफ पेपर पे जो बनता है बॉक्सेस, उसको उसके ऊपर आप इसको प्लॉट कर लीजिएगा। कैसे लिख लेंगे, 1 इसके बीच का है, इसको क्या करते हैं, 0.5, 1.0, देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, 0.01, 0.02, 0.03, क्योंकि सब तो 0 में ही है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा हमको लग रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इस तरह से ले लेते हैं। वोल्टेज को कैसे ले लेंगे, 1 2 3 4 जो भी वोल्टेज है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 0.6 वोल्ट तक आ जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि करंट है तो करंट के तरफ जाके देखेंगे और वोल्टेज है वो वोल्टेज की तरफ जाके देखेंगे। तो ये क्या है, वोल्टेज क्या है, 0.85 वोल्ट है, तो ये 1 वोल्ट यहाँ पे है, इसका वोल्ट देखिएगा, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आपने ग्राफ पेपर तो देखा ही होगा, ग्राफ पेपर पे क्या होता है, सब बॉक्सेस बने रहते हैं, वहां से आप इसको
लाइन्स को गिनती करके आप इसको बना सकते हैं। तो 0.85 वोल्ट है तो 1 वोल्ट यहाँ है और ऊपर 0.5 है, तो 0.5 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 0.05 है ना, 0.1 है यहाँ पे, तो 0.05 कुछ यहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा, इसका आधा हो जाएगा 0.5, ठीक है। और 0.85 यहाँ पे बन गया, इसको यहाँ पे लिख लेंगे 0.05 कॉमा 0. इसको इस तरह से लिख लेते हैं, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, 0.05 और 0.85, ठीक है। दूसरा ले लीजिए, करंट क्या है 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर यहाँ पे है, उसी के नीचे 1.70 है, ये 2 है, ठीक है। तो कुछ 1.70 0.5 यहाँ आएगा, तो कुछ 0.7 यहाँ आएगा और 1 यहाँ रहेगा। इसको और मिटा दीजिए यहाँ से ताकि आपको क्लियर दिखेगा। तो 1 कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। उसी तरह से 0.2 है तो 0.2 के पास आइए और यहाँ पे 0.5 के पास है, 3.5 यहाँ आएगा, 2 यहाँ है, देखिए कहाँ आएगा, ठीक है। 0.3 है, 0.3 आ जाइए यहाँ पे, और उसके नीचे क्या है 5 है, तो 5 यहाँ है, तो 0.3 देखिए इसके सामने आता है, तो कुछ यहाँ पे ये बनेगा। ये ग्राफ पेपर पे बनाने पे पूरा क्लियर स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। 0.4 है तो 0.4 यहाँ है, ठीक है, करंट में, और 6.8 है तो 6 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो 0.8 कुछ यहाँ होगा, तो देखिए, और 4 के पास लेके जाइए, 4 से मिलाइए इसको, यहाँ पे आके कुछ यहाँ पे ये ग्राफ बनेगा, और फिर क्या करेंगे, स्केल से इसको डायरेक्टली मिला देंगे, तो ये इस तरह का ये ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा। स्ट्रेट ग्राफ बनेगा वोल्टेज और करंट के बीच का, और ये तभी बनेगा जब दोनों आपस में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसको हम लोगों ने कैसे बनाया है, तो जरा इस तरह से समझिए। यहां से हम लोगों ने वोल्टेज यानी रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो यहां से करंट को तो नहीं करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे घटाएंगे, ठीक है। यहीं से स्टेप बाय स्टेप, जैसा ये वोल्टेज बताया गया 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, तो उसी तरह से, या तो फिर जितना आपके क्वेश्चन में दिया गया जितना का निकालेंगे, तो 0.85 वोल्ट पहले इस पे बढ़ा के देखेंगे, तो जैसे ही इसके ऊपर बढ़ाएंगे वोल्ट मीटर में उसका डिफ्लेक्शन शो करेगा, और उसी के हिसाब से करंट भी शो करेगा एमीटर में। उसी तरह से फिर 0.17 वोल्ट लेंगे, तो और कैसे दिखेगा, ये वोल्ट मीटर में दिखेगा 0.7 वोल्ट। जैसे जैसे थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर टाइप का होता है, वॉल्यूम कंट्रोल होता है ना, उसी टाइप का ये होता है। तो जैसे जैसे बढ़ाते जाइएगा वोल्टेज आपको इसमें शो करता जाएगा, उसी के रेस्पेक्ट में करंट भी शो करता जाएगा। तो जितना दिया गया है हमारे पास जो डाटा है, उस डाटा के हिसाब से इसमें हम लोग वैरी करेंगे, और वैरी करके उसका करंट में यानी एमीटर में कितना वैल्यू आ रहा है उसको भी लिखते जाएंगे, और फिर लास्ट में उसका एक ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाकर हम लोग देख लेंगे कि क्या इसमें आ रहा है। तो जो एक्चुअल में जब ग्राफ निकालेंगे तो ये वोल्टेज और करंट के बीच में ये एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप से ये बन के आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं उसी रिस्पेक्ट में करंट भी बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको बोले कि ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, वोल्टेज एंड करंट का ग्राफ। अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए तो ग्राफ पेपर लेंगे, जो भी डाटा इसके ऊपर दिया हुआ है वोल्टेज को हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखेंगे, यानी एक्स एक्सिस पे रखेंगे, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। करंट को वाई एक्सिस पे रखेंगे और वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे रखकर जो डेटा है उसको रखेंगे और प्लॉट करेंगे, तो ये वोल्टेज वर्सेस करंट का एक ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, और कोई अगर डाउट होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा,
ताकि उस वीडियो को देखकर फिर जो भी कमेंट होगा मैं उसको उसमें देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ये और भी आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके और बाकी लोग भी लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।